Welcome to our channel SB Teachings. Today we are going to teach history of phonics, pupil and place. Now let's get started with the first chapter. When, where and how. In Europe 16th century जब मॉडर्न पीरियड का इन्वेंशन हो रहा था तब इंडिया हमारी मानी जा रही थी कि ये मिडिल एजेस में आ गई है। मिडिल एजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जानी जाती है मिडीवियल इंडिया के नाम से। दिस मेजर डिफरेंस occur as different nation in the world had not uniformly developed। जहाँ जैसे जैसे संसार में विकास हो रहा था, हर नेशन में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था कि हर नेशन में सही यूनिफॉर्म वे में विकास हो रहा, कहीं ज़्यादा हो रहा था, कहीं कम हो रहा था। जैसे जैसे हमारी सभ्यता विकसित हो रही थी वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, ऐसे ही दूसरे संसार में वो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर दूसरी सभ्यता मॉडर्न थी। कहीं पर लेट पेलेलिथिक पीरियड चल रहा था और कहीं पर अर्ली न्यूलिथिक एज चल रही थी। हिस्ट्री हमारी ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इस पे बहुत सारे हिस्टोरियंस का मतभेद था कि हिस्ट्री को कैसे डिवाइड किया जाए। डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक दिस इज कॉल्ड पीरियडाइजेशन। ये सिंपली हाईलाइटेड है हमारी पर्टिकुलर पीरियड। इन द अर्ली 19th सेंचुरी में किस स्कॉलर हुआ करते थे हमारे जेम्स मिल। जेम्स मिल ने एक हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया। एंशियंट हिंदू पीरियड माना गया। मोस्ट ऑफ द इंडिया वॉज हिंदू रूलर थे वहाँ पर, तो उस पीरियड को मिडीवियल पीरियड माना गया। मुस्लिम पीरियड एंड मॉडर्न पीरियड, जब ब्रिटिश और क्रिश्चियन पीरियड चल रहा था उसको मॉडर्न पीरियड का नाम दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडियंस हिस्टोरियंस ने डिस्कार्डेड कर दिया रिलीजन बेस्ड डिवीज़न को और डेवलपमेंट इस हिस्ट्री में मल्टी रिलीजन लाइक जैसे इंडिया पे प्रभाव हो रहा था बहुत सारे फैक्टर्स का रिलीजन का, तो उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया। इसलिए हमारी जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में कवर किया। 3 पीरियड्स मेंशन उसमें, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, मिडीवियल पीरियड। द रियलिटी सच्चाई ये थी कि ये जो पीरियड थे हमारे धर्म के आधार पर थे। धर्म के आधार पर हम किसी को भी बांट नहीं सकते। धर्म के आधार पर हमारी देश की सभ्यता बट नहीं सकती। हमारा ये मल्टी रिलीजन सोसाइटी है। मल्टी रिलीजन सोसाइटी की वजह से हम यहाँ पर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल बेस्ड है हमारी सोसाइटी। हम इसको धार्मिक आधार पर तो बांट नहीं सकते, और अगर हम इसको बांटेंगे तो ये ऐसा माना जाएगा कि ये हमारी नैरो वन बेस्ड रिलीजन है। जैसे हमारे के शासक थे वो अच्छी तरह इस बात को समझते थे। मेन करंट्स ऑफ हिस्ट्री हमारी ऐसी मानी जाती थी। इस प्रकार हमारी हिस्ट्री 3 भागों में डिवाइड की गई और इसको इंडियन हिस्ट्री में सारे देशों ने इस डिवीज़न को अपना लिया। एंशियंट, मिडिल एंड मॉडर्न। बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत में 18th सेंचुरी में जब एनकम्पासेस अ पीरियड पास हो रहा था तब कंटेम्प्रेरी टाइम्स आया। भारतीय सभ्यता हमारी पूरी तरह घिर चुकी थी सामाजिक बुराइयों में। बहुत सारे हमारे एजुकेटेड पीपल्स का और थिंकर्स का ऐसा विश्वास था कि अ ग्रुप ऑफ, यहाँ पर एक इलाइट वर्ड है, यहाँ पर इलाइट मेड सिंसियर एफर्ट्स। इलाइट कहते हैं अ ग्रुप ऑफ क्लास ऑफ पर्सन्स एंजॉइंग सुपीरियर इंटेलेक्चुअल और सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से माना जाता है। सिंसियर एफर्ट्स किए गए और उससे छुटकारा पाने के लिए जो हमारी सामाजिक बुराइयां थी। इस समय हमारी देश की जो आर्थिक सभ्यता थी, स्थिति थी, वो भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। भारतीय इंडस्ट्री, ट्रेड,
एग्रीकल्चर हैड नॉट डेवलप्ड, ये सब विकसित नहीं थे उस समय। हमारे जो अर्थशास्त्री थे और एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन के जो मेन लोग थे, तो वो कोशिश कर रहे थे कि जो आवश्यक और पॉजिटिव चेंजेस थे हमारे इकोनॉमी में वो प्रेजेंट किए जाए और उनमें कुछ सुधार लाया जाए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए, स्टूडेंट्स को वहाँ पर पढ़ाया गया, बोथ ओरिएंटल एंड वेस्टर्न लैंग्वेजेस। ओरिएंटल लैंग्वेजेस से मतलब है यहाँ पर ईस्ट वर्ड से, एंड वेस्टर्न लैंग्वेज बाहर की लैंग्वेज से। वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस की गई, बहुत जल्दी वेस्टर्न लिटरेचर भी लाया गया और वो इतना पॉपुलर हो गया, वो सब्जेक्ट इतना पॉपुलर हो गया कि वेस्टर्न आइडिया सबको प्रभावित करने लगे। इंडियन के माइंड्स पर उसका अच्छा प्रभाव होने लगा, सबके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। हमारी जो भारतीय सभ्यता थी उसका विचार चेंज होने लगा और वो तरक्की की ओर जाने लगी। इंडिया एंड इट्स पीपल वर ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द मॉडर्न एज। द स्टडी ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ये हम वेस्टर्न कल्चर की जब हम स्टडी कर रहे थे तो हमारी फिलॉसफी एंड हिस्ट्री उसने हमारे भारतीयों को इसके कांटेक्ट में लाया। उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव पॉजिटिव हुआ। इक्वालिटी आ गई हमारी भारतीय सभ्यता में और लिबर्टी मीन छूट दी जाने लगी। इससे पहले हमारी भारतीय सभ्यता में ज़्यादा लिबर्टी नहीं थी, औरतों को घर में रखा जाता था, लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजा जाता था। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी जो कल्चर थी वो चेंज हो गई। फ्रेटर्निटी आ गई, जो हमारी बरादरी थी, एक ही वर्ग के लोगों के आपस में बीच में मैत्री होती थी, वो सहायता की भावना एक दूसरे में आ गई, भाईचारे की भावना का विकास हुआ। इंडियंस ने अब ये एहसास किया कि हम सब एकजुट हो जाएं बाय द ब्रिटिश के अगेंस्ट। भारतीयों ने यह एहसास किया कि अब हमें एकजुट हो जाना चाहिए ब्रिटिशर्स के साथ। उन्हें ये लग रहा था कि हमारे इंडिया का, हमारे भारत का विकास होगा। इंडिया अब 18वीं सेंचुरी में आ गया। भारतीय सभ्यता हमारी विकसित हो गई, फल फूल रही थी। इंडियन हिस्ट्री में रॉयल्टी और वेल्थ एंड ग्रैंडर डेवलप्ड हो रहे थे। देयर हैड बीन डार्क आर्ट्स और वायलेंस, कहीं वायलेंस हो रहा था, कन्फ्यूज़न था, ब्लडशेड था, कन्फ्लिक्ट थे, मतभेद थे एक दूसरे के बीच में। एंड बी, संपत्ति के साथ, शक्तियों के साथ और सुप्रीमेसी और लैंड के साथ ये सब चल रहा था। 18वीं सेंचुरी एक ऐसा पीरियड था जो बहुत वर्स्ट काइंड था, जहाँ एक तरफ तो मुग़ल एम्पायर टूट रही थी और क्षेत्रीय जो हमारी किंगडम थी वो आपस में लड़ रही थी और अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश कर रही थी। दे वर ट्राइंग टू इस्टेब्लिश देयर ओन अथॉरिटी, और वो ये चाह रही थी कि हमारी अपनी अपनी अथॉरिटी यहाँ कायम हो जाए। ट्राइंग फॉर मोर पावर ओवर द नेटिव रीजनल लैंग्वेज, और जो उनकी जो नज़दीकी शक्तियाँ थीं और जो कमज़ोर थीं वो उनको शामिल करने की कोशिश कर रही थी। ये कॉन्स्टेंट कन्फ्लिक्ट यानी कि मतभेदों का आना जाना चलता रहा, ऐसे ही मतभेद आगे तक चलते रहे। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई 1707 में और ये मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद से बिल्कुल कमज़ोर हो गई। आपस में जो यूनिटी थी वो भी ख़त्म हो गई और इसका डाउनफॉल यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गई। मुग़ल एम्पायर का अंत हो गया, जैसे फल फूल रही थी। अब ग्रेट मुग़ल एम्पायर फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस स्मॉल, जहाँ जहाँ जो किंगडम में अपना संभाल रखा था हमारे सैनिकों ने, जो सेनापति था, रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने वो अपनी अपनी गद्दी पर बैठ गए और अपनी अपनी इंडिपेंडेंट किंगडम उन्होंने बना ली। ऑल ओवर द इंडिया हुआ, क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया ज़्यादातर जो मुग़ल एम्पायर थी पूरे भारतवर्ष में फैल चुकी थी। देयर वार, वहाँ पर एक ऐसा स्टेट था हैदराबाद, जो कि निज़ामुल मुल्क आसफ़ जहाँ के द्वारा फाउंडेड था 1724 में। बंगाल एक फ्री स्टेट बन गया था, लीडरशिप मुर्शिद कुली खान के अंडर में। अलीवर्दी खान अवध के, उन्होंने भी
इंडिपेंडेंस हासिल कर ली 1722 में। इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने एफ़र्ट्स किए और उन्हें फर्स्ट गवर्नर सादत खान बुरहानुल मुल्क की मदद मिली। एक शॉर्ट पीरियड में रोहिलास, पठान्स, सिख, जाट, राजपूत उन्होंने भी एक लार्ज टेरिटरीज इस्टेब्लिश कर दी और उनका एक किंगडम बन गया। जैसे ही हैदराबाद और मैसूर पावर में आए और उनकी एक प्रोमिनेंस साउथ इंडिया में उनकी एक प्रोमिनेंस शामिल हो गई। मैसूर जो है एक फॉर्चुनेट था, एबिल, उसे एक लीडर मिला उस समय, हैदर अली। टीपू सुल्तान हु रेज्ड इट टू द जेनिथ ऑफ द ग्लोरी। उस समय वो एक ऐसा समय था जहाँ हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान का एक जज्बा कायम हुआ था उस समय। और यहाँ पर उनके पिता ने जो इस्टेब्लिश किया था किंगडम, वो फल फूल रहा था। इंडियन हिस्ट्री में हैदर अली का बहुत ज़्यादा रोल था। उन्होंने अपनी अंपायर इतनी फैलाई कि उनकी जेनिथ कहते हैं कि आकाश का वह बिंदु जो ठीक सिर के ऊपर हो, मींस वेरी टॉप, पॉपुलर थे इतने ज़्यादा इंडियन हिस्ट्री में। और वो अपनी भावी घटनाओं को बहुत आराम से देख सकते थे, उन्हें फ्यूचर दिख रहा था। उसी दूसरी तरफ मराठा ने भी अपनी डोमिनेंट फोर्स कायम कर ली थी अपने, और उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में ले लिया था। ये डाउनफॉल जो मुग़ल एम्पायर का था, ये उनके मराठास को कि ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज़ अपने में शामिल करने की वजह से था, एंड कंसोलिडेट देयर पोजीशन अंडर द पेशवा के अंडर में थे। उस समय की बात है कि यूरोपियन ये सब देख रहे थे हर तरीके से, और उन्होंने यह मीन्स टू मेक द मोस्ट ऑफ द वर्सनिंग इंडियन सिनारियो। इंडियन सिनारियो ने भावी घटनाओं का जो परिदृश्य था वो उन्हें दिख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। यूरोपियन की जो शक्ति थी वो भारत में आई पोर्टुगीज़ के थ्रू। पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, ये तीनों एक ऐसा ग्रुप थे जो आपस में इंडिया पे अपना दबदबा शामिल करने के लिए होड़ में थे कि कौन ज़्यादा प्रयास करे और कौन इंडिया पे राज करे। पोर्टुगीज़, पुर्तगाली, ब्रिटिश, फ्रेंच एंड डच, उनके जो प्रयास थे, उन्होंने हर प्रयास करे टेरिटरीज़ को अपनी पावर में लेने के लिए, और उन्हें लीड किया, आपस में एक दूसरे को लड़वाया, रूलर के अगेंस्ट आपस में एक दूसरे रूलर को लड़वा देते थे, और उसमें अपनी टेरिटरीज़ को अपने साथ शामिल कर लेते थे, और जो भी किंगडम इनके साथ मिल जाता था और ये उनको फिर अपने इशारों पर नचाते थे। दे मेडल्ड इन द अफेयर ऑफ इंडियन रूलर, वो उनके एक मीडिएटर की तरह काम करने लगे थे। यहाँ पर 3 वार, इम्पॉर्टेंट 3 वार हुई। कार्नेटिक वार उनको कहते हैं जो कर्नाटक में हुई। दीज वर फॉट बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बीच हुई, और उनको जो मदद की वो इंडियन रूलर्स ने की 1744 से 1763 तक। ये जो लड़ाइयाँ हुई, इन्होंने इमरजेंस कर दिया ब्रिटिशर्स को, और इसके थ्रू वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उनकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनकी शक्तियाँ जो थी वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने ये साबित करने के लिए, अपनी सुप्रीमेसी साबित करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। देन उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने मराठास के साथ भी लड़ाई लड़ी। मैसूर भी कहा जाता है, ये एक बेंगलोर में एक फेमस प्लेस है, एंड हैदराबाद। द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी के अंत में क्या होता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो अपना पॉलिटिकल फोर्स ऑफ रेकन विथ, ये अपना एक पॉलिटिकल जो दबदबा है वो यहाँ पर शामिल कर लेते हैं। इनका इस दबदबा शामिल हो गया। इस रॉकन फोर्स टू रॉकन विथ को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहेंगे कि समवन हु इज़ स्ट्रॉन्ग एंड कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अब यहाँ पर इस ईडियम के साथ कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते ब्रिटिशर्स को, और उन्होंने अपनी जीत ऐसे शामिल कर ली इस
इन वार्स के बाद इंडियन रूलर्स की जो सुप्रीमेसी थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई। सोर्सेस, अब हमें इंडियन हिस्ट्री का के बारे में कैसे पता चलता है, यहाँ पर हमारी इस बुक में रिमेंबर पॉइंट्स भी है, इन पे एक रिव्यू डालते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाने से पहले, हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंशियंट, मिडीवल और मॉडर्न, जो कि बहुत मतभेद के बाद इस डिवीज़न को एक्सेप्ट कर लिया गया हमारी इंडियन हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री भारत में जब शुरुआत हुई तो 18वीं शताब्दी हमारी चल रही थी। मुग़ल एम्पायर का अंत हुआ तो हमारी जो लार्ज टेरिटरीज थी वो हमारी ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गई। डच, पोर्टुगीज़, ब्रिटिश, फ्रेंच, इन्होंने भी बीच में अपना दबदबा कायम करने की कोशिश की। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट कहते हैं आपस में मतभेद। जो रीजनल पावर्स थी वो कमज़ोर होती चली गई हमारी, विदेशी शक्तियों ने पकड़ बना ली हमारी। जो फॉरेन पावर्स थी वो एक दूसरे के साथ हाथ में आ गई और सुप्रीमेसी कायम हो गई ब्रिटिशर्स की। फाइनली एमर्ज सक्सेसफुल, अब वो इसके द्वारा वो सक्सेसफुल हो गए। अब सोर्सेस पैराग्राफ में हम आगे ये पढ़ते हैं कि ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में हमें जो सोर्सेज हैं, जो ज़रिया है, हमें कहाँ से मिलता है। जब जब हमारे हिस्टोरियंस ने पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए उन्होंने। मोर सो इफ़ ही हैज़ टू स्टडी, उन्होंने स्टडी की कि अबाउट द एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री के बारे में। ये एक ऐसा समय था जहाँ मिलेनियस रिजल्ट आए, बहुत सारे वाइटल क्लूज आए, सोर्सेज बीइंग लॉस्ट फॉर एवर, दिस कैन नॉट बी रिट्रीव्ड, इसको हम वापस नहीं ला जा सकते। दूसरी तरफ हमारा दे आर ए नंबर ऑफ सोर्सेज फॉर द इस स्टडी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें हमारे आर्टिफैक्ट्स शामिल होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, हम उनकी स्टडी करते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ मास अवेयरनेस है, कंपेन्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट आर्चीव्स हम उनको कहते हैं कि हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स है, एक कलेक्शन है जो कि ब्रिटिशर्स ने या किसी रूलर ने उसको कलेक्ट किया है। प्रिंटेड बुक्स भी हैं, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स। जब हम ट्रैवलिंग करते हैं अलग अलग सिटीज़ में तो हमारे पास कुछ स्टैचूज़ ऑफ फॉर्मल लीडर्स की और रूलर्स की भी आ जाती हैं, वो हमें प्रेजेंट करते हैं कि विजुअल पिक्चर ऑफ द पर्सन और इम्पॉर्टेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। आर्टिस्ट एट द बिगनिंग ऑफ मॉडर्न पीरियड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो हमारी सामाजिक सिनारियो है लीडर्स का, वो एंगेज हो गए थे कुछ काम में। ये एक वाइटल सोर्स था मॉडर्न हमारी इंडियन हिस्ट्री का। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट कहते हैं जो हमारी बिल्डिंग्स बहुत पुरानी हो जाती हैं, जो हमारे रूलर्स ने बनाई हैं, वो हम मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं। इन आवर टाउन्स एंड सिटीज़ एंड इवन इन द विलेजेस वी सी मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स विच वर कंस्ट्रक्टेड मैनी ईयर्स अगो। हमारे गांव में, शहर में एंड कस्बों में जो भी बिल्डिंग्स हैं और बनी हुई हैं और बहुत साल पुराने, अगर वो किसी के उपलक्ष्य में बनाई जाती हैं, उससे कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं, वो हमारे मॉन्यूमेंट्स कहलाते हैं। वी सी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग इरेक्टेड इन मेमोरी ऑफ फ्रीडम फाइटर। हम देखते हैं कि बहुत सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो फ्रीडम फाइटर की याद में भी बनाए गए हैं, ब्रिटिशर्स ने भी बनाए गए हैं, कुछ रूलर्स ने भी बनाए हैं, और ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियल पर्पस से भी बनाए हैं, वो उनके ऑफिस थे वहाँ पर। दीज आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन मॉन्यूमेंट्स को विज़िट करने से हमें उनकी इंडियन हिस्ट्री और उस समय की सभ्यता का भाई अंदाज़ा होता है। इन प्लेसेस की विज़िट करने पर, जैसे हम इंडिया गेट की विज़िट करते हैं, ये दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, ये हमें मदद करता है कि ब्रिटिश राज किस प्रकार का था। ये मॉन्यूमेंट्स एक रिच सोर्स ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है। यहाँ दीवारों पर हमारी कुछ कोट्स लिखी हुई हैं जिससे हमें पता चलता है कि रूलर्स
किस लैंग्वेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये जो समय था, हु लिव्ड इन दैम पार्ट, जो उस समय रहते थे वो उसी पीरियड के बनाते थे, और उससे हमें उनकी आर्किटेक्चर का पता चलता है कि वो किस टाइप का आर्किटेक्ट डिज़ाइन पसंद करते थे। डॉक्यूमेंट ऑफ मास अवेयरनेस कैंपेन, इस पैराग्राफ में हमें पता चलेगा कि पीपल ऑल ओवर द इंडिया यूनाइटेड हो चुके थे, एक पावर बन गई थी और वो लड़ने लगे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब उन्हें ये यहाँ पर उन्हें ये एहसास हो गया था कि ब्रिटिशर्स केवल अपना भला करने आए हैं, भारतीयों का भला नहीं करेंगे। मास अवेयरनेस आ गई थी हमारे इंडियंस में, वो प्रिंटिंग पैम्पलेट्स करने लगे थे, मैगजीन्स छपने लगी थी, न्यूज़पेपर में छापने लगे थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द मैटर वाज प्रिंटेड इन लोकल, कुछ लोकल भी प्रिंट होता था रीजनल लैंग्वेजेस में। इसलिए लार्जेस्ट नंबर पीपल, जितना उन लोगों तक वो पहुंच जाता था, ये इसमें आर्टिकल्स न्यूज़ होती थी। और हमारे भारतीयों को, इंडियंस के को फाइट करने के लिए फॉर फ्रीडम इंस्पायर किया जाता था। जितनी भी उनकी लैंग्वेज, बंगाली, बांग्ला में, तमिल में, उर्दू में, जैसे भी हिंदी में पॉसिबल होता था, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती थी, ये जो न्यूज़पेपर है, मैगज़ीन है, ये सब रीजनल लैंग्वेजेस में ही छपते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को इस लैंग्वेजेस के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं था। मच ऑफ द अबव मेंशन मटेरियल कैन बी फाउंड म्यूज़ियम, ये जो मटेरियल छपवाते थे भारतीयों को इंस्पायर करने के लिए, ये म्यूज़ियम और हमारे आर्चीव्स में अभी भी रखा गया है। डॉक्यूमेंट इन गवर्नमेंट आर्चीव्स, द नेशनल आर्चीव ऑफ इंडिया, वर्चुअल ट्रेजर, हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं, वो उनकी शक्तियाँ डोमिनेटेड डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया, उन्होंने अब कुछ रीजन्स में इंडिया की डोमिनेटेड थे वो। अमीर्स ऑफ सिंध, नवाब ऑफ बंगाल एंड अवध, सिख इन पंजाब, पंजाब क्षेत्र में सिखों का दबदबा था, मराठास का वेस्टर्न में था, एंड हैदर अली और टीपू सुल्तान वो सुप्रीम थे मैसूर में। कुछ भारत के कुछ ऐसे हिस्से थे जहाँ पर फ्रेंच और पोर्टुगीज एंड डच का भी राज था। जब लड़ाइयाँ हुई, ट्रीटीज़ साइन हुई, तो ये सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स आपस में एक्सचेंज होते थे, और वो डॉक्यूमेंट्स एक रिज़र्व कर दिए जाते थे ऑफिस में या म्यूज़ियम में कि ट्रीटी में कौन कौन सी शर्तें शामिल हुई। वो जो ब्रिटिशर्स थे, वो गवर्नमेंट के लोग, वो रूलर्स के साथ ये ट्रीटी साइन करते थे, और उस ट्रीटी में यानी कि जो भी आपस में डील होती थी वो उसमें लिखी जाती थी। वो लिखने के बाद उन रिटन डॉक्यूमेंट्स को ऑफिस और म्यूज़ियम में रख दिया जाता था। हिस्टोरियंस ने स्टडी की उन डॉक्यूमेंट्स की, ये जो कंप्राइजिंग स्पीचेस हैं, डायरीज़ हैं, ऑफिशियल रिपोर्ट हैं, जर्नल्स हैं, ये डिटेल हैं, इसको हम पढ़ते हैं एंड अबाउट द साइकी कि इसके पीछे क्या सोच रही है उनकी, और भारतीयों की या हमारे विदेशों की या उस समय के रूलर्स की, उन्होंने क्या सोचा। ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावर में आना चाह रहे थे, और उन्होंने किस तरीके से हमारे राजाओं को, हमारे देश के राजाओं को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। द वर्किंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स इम्पीरियल एंड गोल, उनका जो मकसद था वो सामने आया, और इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू हम अपने पास्ट को देख सकते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हम अपना पास्ट नहीं देख सकते। प्रिंटेड बुक्स भी हमें मिलती हैं उस समय की, अ नंबर ऑफ बुक्स वह प्रिंटेड हुई हैं उस समय की, मॉडर्न प्रिंटिंग के अकॉर्डिंग हुई हैं। प्रिंट वो इंग्लिश में हुई हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में भी हैं और फॉरेन लैंग्वेजेस में भी हैं। कंसिडरेबल लाइट ऑफ द लाइफ ऑफ, उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, ये किताबें जो हैं हमें, ये बुक्स हमें ये बताती हैं कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, वो कैसे व्यतीत करते थे, उस पर प्रकाश डालती हैं। राजनीतिक और सामाजिक कंडीशन उस समय की थी। बिसाइड्स दीज बुक्स, इन बुक्स के अलावा हमें जो विकास है भारतीय सभ्यता का, वो हमें आर्ट,
ड्रामा, डांस, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, इन सब की फील्ड में किस क्षेत्र में कितना कितना विकास हुआ है, इस पे प्रकाश डालती है कि उस समय ये सब इन फील्ड में हमारी भारतीय सभ्यता कितनी विकसित हो चुकी थी। इनके अलावा हम अदर सोर्सेज भी हमें मिलते हैं जो कि इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बट हिस्ट्री को पहचानने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखते हैं कि मैनी अदर वेज वी लर्न स्टडी मॉडर्न हिस्ट्री में को हम कई तरीके से पढ़ते हैं। हमारा जो महत्वपूर्ण और पॉपुलर सोर्स है वो हमारी फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं। बुक्स सब लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पिक्चरें तो सभी लोग देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखते हैं। ये जो फिल्म मेकर हैं ये डिफरेंट सोर्सेज से हमारी भारतीय सभ्यता को, हमारे लीडर्स को, हमारे उस समय के उनका काम पर प्रकाश डालते हैं। ये जो इम्पैक्ट है हमारी ऑडियो और विजुअल मीडिया का, ऑडियो विजुअल मीडिया, ऑडियो मीन्स सुनना, विजुअल मीन्स देखना, ये इसमें हमारी टीवी और चलचित्र आ जाएगा। बहुत प्रकाश डालता है और ये हमारी मेमोराइज रहता है। बच्चे को भी अगर दिखाया जाए तो उसकी मेमोरी में वो पिक्चर आ जाती है। मूवीज़ हमारी उस समय के जीवन पर बेस्ड होती हैं। महात्मा गांधी की पर पिक्चर बनी हुई है, महात्मा गांधी ने किस प्रकार के काम किए हैं। सुभाष चंद्र बोस हम अप्रिशिएट किए जाते हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड उनकी प्रशंसा होती है। लेटर्स, आर्टिकल्स ऑफ दीज अदर पर्सनैलिटीज़ रिवील देयर आइडिया। लेटर से, आर्टिकल से हमें विचार मिलते हैं, उस समय का सोच मिलती है, उनका प्लान क्या था, इस भारत का फ्यूचर वो क्या देख रहे थे उसके थ्रू। ये सोर्सेज हमारी मदद करते हैं और एग्ज़ामिन करने में हिस्ट्री को, कि जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न पीरियड है, ये वेरियस एंगल से देखा गया और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट और पर्सपेक्टिव रहे हैं। अब अबव पैराग्राफ्स के कुछ रिमेंबर पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जिसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री एक ज़्यादा है एंशियंट एंड मिडीवल हिस्ट्री। सोर्सेस ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री में हम आर्ट, आर्टिफैक्ट्स, मॉन्यूमेंट्स, मैगजीन और न्यूज़पेपर, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड बुक्स और मिसलेनियस सोर्सेस मिलते हैं। मिसलेनियस में सारे आ जाएंगे हमारे अदर सोर्सेस। इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर सोर्सेस होता है हमारा आर्चीव्स एंड म्यूज़ियम, जिसमें जो जैसा का तैसा वैसा रिकॉर्ड रखा जाता है। यहाँ पर अब ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।